नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे पेंशन रूल पर जारी गजट नोटिफिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशंस वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया है। और ये कब जारी हुआ है? गजट नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसीडीसी, इन एनवीएस, केवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ईएमआरएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। आप चैनल पर नए हैं तो नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज मंडली आपके सिलेबस के सारे कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके अपने कंप्लीट सिलेबस को देख सकते हैं और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है? इसको नाम दिया है GSR 868E, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविसर टू आर्टिकल 309 एंड क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू पर्सन सर्विंग इन द Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules, namely। तो कौन कौन से रूल हैं वो जारी किए गए हैं? सबसे पहले देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called Central Civil Services Pension Rules 2021, जो शॉर्ट टाइटल गजट नोटिफिकेशन का दिया गया है। इनको CCS पेंशन रूल्स 2021 बोला जा सकता है। सेकंड, they shall come into force with effect from the date of their publication in the official gazette। मतलब कि ये रूल है, सीसीएस पेंशन रूल 2021 है, कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे? जब से ये पब्लिकेशन में आ जाएंगे, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में आ जाएंगे, तो तभी से ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। कहाँ किस पर एप्लीकेबल होंगे, ये एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स शैल अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स appointed on or before 31st day of December 2003, including civilian government servants in the defense services appointed substantively to civil services and post in connection with the affairs of the union which are born on pensionable establishment but shall not apply to। मतलब कि यहाँ पर बहुत क्लियर बताया गया है कि ये रूल किस पर लागू होंगे। सीसीएस पेंशन रूल है, किस पर लागू होंगे? जिनकी पोस्टिंग अपॉइंटमेंट है 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई है, उन्हीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उन पर ये रूल है वो एप्लीकेबल होंगे। और किस पर लागू नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, किस पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, रेलवे सर्वेंट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे सीसीएस पेंशन रूल्स। साथ में ही पर्सन इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए भी ये रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर बताया गया है कि किस पर रूल है वो एप्लीकेबल होंगे और किस पर रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये देख लेते हैं, पर लागू नहीं होंगे। रेलवे सर्वेंट्स है, इन पे ये रूल्स है एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो कि अभी गजट नोटिफिकेशन में जारी किए गए हैं। साथ में पर्सन इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट है, इन पर भी रूल लागू नहीं होंगे। पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज, यहाँ पर भी ये रूल है एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर्सन्स एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मतलब सीपीएफ के एम्प्लॉई, उन पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ में मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, उन पर भी लागू नहीं होंगे। और साथ में ही persons locally recruited for service in diplomatic, consular or other Indian establishment in foreign countries। G, persons employed on contract except when the contract provides otherwise, अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में कोई रूल बताया गया है तो उसके अलावा इस पर लागू नहीं होंगे। H में persons whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions of the constitution or any other law for the time being in force, मतलब कि कोई इस तरीके की सर्विस के बारे में कंडीशंस है, प्रोविजन बना बताए गए हैं, तो उन पर ये रूल है एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि
शॉर्ट टाइटल क्या बोला है, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 है, किन लोगों पर एप्लीकेबल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, परंतु इन सभी पर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं कि पेंशन रूल्स हैं वो किस पर एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो सारे मैंने डिटेल में आपको बता दिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीज रूल्स सेल ऑल्सो अप्लाई टू फर्स्ट a government servant who was put on induction training on or before 31st day of December 2003 followed by appointment on regular basis after 31st December ऑफ 2003। मतलब कि जो इंडक्शन कोर्स में भेज दिए गए हैं उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है परंतु अभी वो ज्वाइन नहीं किए ड्यूटी, और वो 31 दिसंबर से पहले वो इंडक्शन कोर्स में चले गए हैं। तो ये नया उनमें अमेंडमेंट किया गया है गजट नोटिफिकेशन में कि जो इंडक्शन में भी चले गए मतलब कि ट्रेनिंग में भी चले गए हैं तो भी वो क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। उन पे रूल है सीसीएस पेंशन रूल, प्रोवाइडेड दैट कंप्लीशन ऑफ द इंडक्शन ट्रेनिंग वाज एन इसेंशियल condition for appointment on regular basis to the post. The government servant was eligible for a salary or a stipend during the period of such training, and the period of training was eligible for being counted as qualifying service in accordance with the provisions of central civil services pension rules। मतलब कि इंडक्शन कोर्स पे गए और वो इंडक्शन कोर्स है वो क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट किया जा रहा है। और वो इंडक्शन कोर्स कब शुरू हो गया था, 31 दिसंबर 2003 से पहले शुरू हो गया, तो उन पे भी ये रूल है एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003, इसमें सब क्लोज दिए। फर्स्ट, इन एन एस्टेब्लिशमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट whose employees were covered by a pension scheme other than the central civil services pension rules 1972। दूसरे एस्टेब्लिशमेंट दूसरे रूल्स एप्लीकेबल हैं तो वो भी 31 दिसंबर 2003 से पहले ज्वाइन हो चुके हैं तो ये रूल एप्लीकेबल होंगे। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इन ए स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैविंग ए नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम सिमिलर टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, तो इन पर भी ये एप्लीकेबल हो जाएंगे रूल। एंड was subsequently appointed after 31st December 2003 in an establishment of a central government to which these rules apply, subject to the condition that the said government servant fulfill all the other conditions for counting of service rendered in such establishment of the central government or state government or autonomous body in accordance with these rules, or any general or special order issued in this regard। थर्ड पॉइंट देखते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड आफ्टर 31st December 2003 to civil service or post in connection with the affairs of the union, if he fulfills the conditions for coverage under these rules in accordance with any special or general order issued by the गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। अगर 31 दिसंबर के बाद में भी अपॉइंट हुए हैं परंतु वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विशेष कोई रूल बनाए गए, प्रोविजन बनाए, तो उन पर भी ये रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2003 है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो नेक्स्ट चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा। Fourth point, subject to the provisions of the Rule 15, persons who were regularly appointed in government service after 31st December 2003 but were conferred temporary status on or before 31st December 2003 in accordance with the Casual Laborers Grant of Temporary Status and Regularization Scheme of Government of India 1993, notified by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension Department, Department of Personnel and Training, and such temporary status is followed without interruption by regular appointment in government service। मतलब कि यहाँ बहुत क्लियर बताया गया है कि टेम्पररी स्टेटस में कैजुअल लेबरर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया था 31 दिसंबर के पहले, परंतु उनको रेगुलराइज कर दिया गया है और सर्विस का कोई भी इंटरप्शन नहीं हुआ है। वो 31 दिसंबर 2003 से पहले
टेम्परेरी स्टेटस में नौकरी कर रहे थे, परंतु 31 दिसंबर 2003 के बाद में उनको रेगुलराइज्ड करके और परमानेंट कर दिया गया है, तो उन पर भी ये रूल है एप्लीकेबल हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, द केसेस वेयर इन द इवेंट ऑफ डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन इन द केस ऑफ ए government servant who having been appointed to civil services and post in connection with the affairs of the union after 31st December 2003 is covered by the Central Civil Services Implementation of National Pension System Rules 2021. The benefits of invalid pension under Rule 39 and family pension under Rule 50 shall be payable to the government servant or his family as the case may be. If the government servant had exercised on option to this effect under Rule 10 of the Central Civil Services Implementation of National Pension System Rule 2021, or in whose case the default option is for availing benefits under these rules or the Central Civil Services Pension Rules 1972, मतलब कि किसी को इनवैलिडेट कर दिया गया है तो उन पर भी ये रूल है एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत क्लियर यहाँ गजट नोटिफिकेशन बताया गया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह जाए, कोई दिक्कत ना रह जाए, तो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इसको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया गया है। छठा पॉइंट देख लेते हैं क्या बताया गया है 6 पॉइंट में। यहाँ बताया गया है 6 पॉइंट देख लेते हैं, द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन टेम्पररी कैपेसिटी टू सिविल सर्विसेज and post in connection with the affairs of the union on or before 31st December 2003 who retired or were retired before having an appointment in a substantive capacity. The benefits under these rules shall be payable to the government servant to the extent provided in the Central Civil Services Temporary Service Rules 1965। मतलब कि वो रेगुलराइज्ड नहीं हुए हैं और रिटायर हो गए 31 दिसंबर 2003 से पहले टेम्परेरी स्टेटस में रिटायर हो गए हैं, तो उनके लिए सीसीएस पेंशन रूल्स है। टेम्परेरी स्टेटस के लिए 1965 के अनुसार ये इन पर भी पेंशन रूल है। 2021 के अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो पेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस में कौन कौन से क्या चीज आती है वो देख लेते हैं। इन दीज रूल्स अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंट ऑफिसर कौन कहलाएंगे। मींस एन ऑफिसर whatever his official designation who maintains the accounts of a ministry, department or office of the central government or union territory, and includes an accountant general who is entrusted with the functions of maintaining the accounts or part of accounts of the central government or union territory। तो अकाउंट ऑफिसर किसको बोलेंगे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। बी में देख लेते हैं अलोटी की डेफिनेशन क्या है। मीन्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू whom government accommodation has been allotted on payment of license fee or otherwise। सी में देखते हैं एवरेज इमलमेंट्स क्या बोलेंगे। गजट नोटिफिकेशन 2021 के अनुसार मींस एवरेज इमलमेंट्स एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल 32 के तहत जो एवरेज इमलमेंट्स है वो बताया गया है। तो वही रूल यहाँ पर भी लिया है कि एवरेज इमलमेंट्स है परिलब्धियां क्या होंगी। और नेक्स्ट देख लेते हैं भविष्य का मतलब क्या है। मींस एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ट्रैकिंग ऑफ सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन बाय द government servant and the authorities concerned with the sanction of pension to the government servant। ई में देखिए चाइल्ड की मीनिंग यहाँ पर बताया है, चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। मीन्स ए सन और डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल टू रिसीव डेथ ग्रेच्युटी अंडर रूल 45, फैमिली पेंशन अंडर रूल 50 एंड द एक्सप्रेशन चिल्ड्रन शैल बी कंस्टिट्यूड अकॉर्डिंगली। ऐप में डियरनेस रिलीफ क्या होगा, डीआर की डेफिनेशन दी गई है। डीआर है वो आपको मालूम है कि जो पेंशनर है उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो समय समय पर डियरनेस दिया जाता है, तो डियरनेस रिलीफ को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। डीआर मींस डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन एंड फैमिली पेंशन एज स्पेसिफाइड इन रूल 52। G. Defense service means services under the government of India in the Ministry of Defense, including the Defense Accounts Department, paid out of the civil estimates of Ministry of Defense and not subject to the Air Force Act 1950
45 of 1950 or the Army Act 1950, 46 of the 1950 or the Navy Act 1957, 62 of the 1957। तो ये डिफेंस सर्विसेज है वो भी डिफाइन कर दिए हैं। एच में देखिए इमलमेंट्स का मीनिंग क्या बोला है। इमलमेंट्स मींस इमलमेंट्स एज डिफाइंड इन रूल 31st यहाँ पर बताया गया है। इसके अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है बहुत क्लियर इसमें बताया गया है। डेफिनेशन में बताया गया है क्या मतलब होता है, इन रूल्स का क्या मीनिंग होता है, ये भी देख लेते हैं हम। इनको बिल्कुल क्लियर यहाँ समझ रहे हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन है और कौन से रूल के अंतर्गत ये डेफिनेशन है वो दी गई है, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फैमिली पेंशन मींस फैमिली पेंशन एडमिजिबल अंडर रूल 50 बट डज नॉट इंक्लूड डियरनेस रिलीफ। फैमिली पेंशन है उसमें भी रूल 50 के तहत ये डिफाइन किया गया है, परंतु यहाँ पर डीआर नहीं लिया गया है। जे में देखते हैं फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस का मीनिंग यहाँ पर बताया है मींस सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स his pay with the sanction of the government from any source other than the consolidated fund of India and the or the consolidated fund of a state or the consolidated fund of a union territory के फॉर्म। फॉर्म मीन्स ए फॉर्म अपेंडेड टू दीज रूल्स। जो फॉर्म लागू होंगे सीसीएस पेंशन रूल में, तो जो रूल के अनुसार फॉर्म दिए गए हैं वही यहाँ पर लागू होंगे। फॉर्मेट मीन्स ए फॉर्मेट अपेंडेड टू दीज रूल्स। फॉर्मेट भी वही एप्लीकेबल होंगे। गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी दी गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही यहाँ पर गवर्नमेंट कंसीडर होगी। गवर्नमेंट ड्यूज मीन्स ड्यूज एज डिफाइंड इन सब रूल 2 ऑफ रूल 67। और ग्रेजुटी क्या बोला है, ग्रेजुटी इंक्लूड्स फर्स्ट सर्विस ग्रेजुटी पेबल अंडर रूल 44, सेकंड रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी पेबल अंडर रूल फर्स्ट ऑफ रूल 45, एंड थर्ड रेजुडियरी ग्रेजुटी पेबल अंडर रूल 3 ऑफ रूल 45। तो तीन टाइप की ग्रेजुटी यहाँ पर डिफाइन की गई है। रूल 44 के तहत सर्विस ग्रेजुटी है और रूल 45 फर्स्ट के तहत रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी को डिफाइन किया गया है। और रेजिडियरी ग्रेजुटी है वो रूल 45 के सब रूल 3 में डिफाइन की गई है। पी देखिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीन्स एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट टू द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स rules 1978 and includes such other authority or person whom president may by order specify as head of a department। तो यहाँ पर जीएफआर 1978 के अनुसार जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो दिया गया है, जिसमें डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर जिसके तहत डिफाइन की गई है उसको आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलेंगे। हेड ऑफ ऑफिस means a gazetted officer declared as such under Rule 14 of Delegation of Financial Powers Rule 1978 and includes such other authority or person whom the competent authority may by order specify as head of office। डेफिनेशन में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आर लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट मींस द फंड एडमिनिस्टर्ड बाय ए बॉडी विच बाय लॉ और रूल हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ comes under the control of the government and over whose expenditure the government retains complete and direct control। As minor means a person who has not completed the age of 18 years। T pension includes gratuity except when the temporary pension is used in contradiction to gratuity but does not includes डियरनेस रिलीफ। तो यहाँ पर पेंशन में डियरनेस रिलीफ है वो शामिल नहीं किया गया है ग्रेचुटी के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट टी पेंशन इंक्लूड्स ग्रेचुटी एक्सेप्ट व्हेन द टर्म पेंशन इज यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्शन टू ग्रेचुटी बट डज नॉट इंक्लूड डियरनेस रिलीफ। यू पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी कौन होंगे यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है बैंक सेलेक्टेड इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स एज स्पेसिफाइड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और सेकंड पोस्ट ऑफिस, थर्ड ट्रेजरी इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी, और फोर्थ है अकाउंट्स ऑफिसर। तो कौन पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी होंगे, तो बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ने ऑथराइज्ड किए हैं
और यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने इनको स्पेसिफाई किया है, तो वो बैंक हो सकते हैं। साथ में ही पोस्ट ऑफिस है, ट्रेजरी इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी है, ये भी पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी हो सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर है, वो पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वी पेंशन पेमेंट ऑर्डर इंक्लूड्स ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर बनते हैं उसमें ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो भी बनना शुरू हो गए हैं, तो वो भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो जाएंगे। डब्ल्यू में देखिए, क्वालिफाइंग सर्विस मीन सर्विस रेंडर्ड वाइल ऑन ड्यूटी और अदरवाइज विच शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटीज एडमिजिबल अंडर दीज रूल्स। तो क्वालिफाइंग सर्विस है वो भी डिफाइन होती है। एक्स में देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड्स पेंशन और सर्विस ग्रेचुटी, रिटायरमेंट ग्रेचुटी वेयर एडमिजिबल। वाई सर्विस बुक इंक्लूड सर्विस रोल इफ एनी, एंड जेड ट्रेजरी इंक्लूड्स ए सब ट्रेजरी। तो ये सब चीजें हैं डेफिनेशन में यहाँ बताई गई हैं। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस used herein and not defined but defined in the fundamental rules 1922 have the meanings respectively assigned to them in those rules। मतलब कि डेफिनेशन दे दी गई है, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा डेफिनेशन बता दी गई है, कौन पेंशन पेपर जारी करेंगे, कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, क्या उसकी एडमिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें बता दी गई है। परंतु कोई डेफिनेशन अगर नहीं दी गई है तो यहाँ बताया है कि फंडामेंटल रूल्स 1922 में डिफाइन किए गए हैं, सारे पॉइंट हैं, डेफिनेशंस डिफाइन की गई हैं, तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस एंड पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां से गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर हो गया और वहां पर ये रूल है एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मतलब सीसीएस पेंशन रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो कंडीशंस बताइए। पहला है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू ए सर्विस और पोस्ट टू विच these rules apply from a service or post to which these rules do not apply shall become subject to these rules। तो जिन पर एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पर बताया गया, प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी ओपन टू हिम विद इन 6 months of the date of issue of the order of his permanent transfer, or if he is on leave on that day then within 6 months of his return from leave whichever is later to elect to be governed by the pension rules to which he was subject immediately before the date of his transfer। मतलब कि जो पेंशन रूल जहां पर लागू थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां से वो परमानेंटली दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, जहां पर ये रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको ये कंसेंट देना होगा, 6 महीने के अंदर ये देना होगा कि उसको पेंशन रूल चाहिए या नए डिपार्टमेंट के अनुसार लेना चाहता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, द ऑप्शन अंडर द प्रोविजन टू सब रूल फर्स्ट shall be exercised in writing and communicated to the authority making such order of transfer। उनको वो कम्युनिकेट करना होगा। थर्ड है, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज shall be फाइनल। एक बार उसने कंसेंट या ऑप्शन दे दिया तो वो फाइनल होगा, वो बाद में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये भी बताया गया, अगर वो लीव पर था और उसका ट्रांसफर हो गया है तो जैसे ही वो लीव से लौटेगा उसको वो अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो दे देना होगा, और इसके लिए कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर ये ऑप्शन फॉर्म है उसको दे देना होगा और वो फाइनल होगा। और डियर फ्रेंड्स, चैप्टर सेकंड देख लेते हैं, जनरल कंडीशंस जो गजट नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन है, क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन। पहला पॉइंट देखते हैं, एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स इन फोर्स एट द टाइम when a government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies as the case may be। मतलब कि जिस समय का जो रूल फोर्स में है, मतलब एप्लीकेबल है, वही रूल एप्लीकेबल होंगे जब वो रिटायर होगा, या तो पेंशन के लिए या फैमिली पेंशन के लिए। सारी कंडीशन में जब जिस समय पर रूल एप्लीकेबल है उस टाइम के सिचुएशन के अनुसार वो एप्लीकेबल होंगे। सेकंड, द डे ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड और इज डिस्चार्ज और इज अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस or as the case may be shall be treated as his last completed working day, and the date of death shall also be treated as a completed working day। मतलब कि लास्ट डे होगा जिस दिन वो रिटायर हो रहा है या वो रिजाइन कर रहा है या डिस्चार्ज किया गया है या डेथ हुई है, तो उसको लास्ट वर्किंग डे बोलेंगे।
provided that in a case where the government servant immediately before his retirement or death was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension। तो ये भी बहुत क्लियर बात बताई गई है। 6 पॉइंट देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशन, कितनी पेंशन मिल सकती हैं। सबसे पहले, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट अर्न टू पेंशंस इन द सेम सर्विस और पोस्ट एट द सेम टाइम और बाय द सेम कंटिन्यूअस सर्विस, मतलब एक ही सर्विस के लिए दो पेंशन एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये बहुत क्लियर यहाँ पर बताया गया है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 19 ऑफ रूल 20, a government servant who having retired on a superannuation pension or retiring pension or compulsory retirement pension or who is in receipt of a compensate allowance on having been dismissed or removed from service is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment। ये भी बहुत क्लियर बताया गया है कि अगर उसको कंपलसरी रिटायरमेंट किया गया है, कंपलसरी अलाउंस के साथ में रिटायर कर दिया गया है और री एम्प्लॉयड हो जाता है, तो वो री एम्प्लॉयमेंट के बाद में पेंशन का बेनिफिट री एम्प्लॉयमेंट से नहीं ले सकता है। प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु was previously appointed in an autonomous body or a public sector undertaking and was subsequently appointed with proper permission of that body or undertaking in the government service on or before 31st December 2003 will be eligible for pension and gratuity for the service rendered in the government in addition to the pension and gratuity if any received by him from the autonomous body or the public sector undertaking for the service रेंडर्ड इन दैट बॉडी और अंडरटेकिंग, मतलब कि कोई ऑटोनोमस बॉडी में था या दूसरे डिपार्टमेंट में था और वहां से वो कोई पेंशन लेकर के आया है तो वो भी मिलती रहेगी, क्योंकि वो 31 दिसंबर 2003 से पहले उसने ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोनों पेंशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकती है। लिमिटेशन में आगे क्या बोला गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन द ऑटोनोमस बॉडी और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड द सर्विस रेंडर्ड अंडर द गवर्नमेंट shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire service rendered by the government servant in the autonomous body or the public sector undertaking and the government and the amendments on retirement from government। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिमिटेशंस है वो भी बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लिमिटेशन में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट विद प्रॉपर permission if he had applied for the service or post in the government with previous permission of the autonomous body or the public sector undertaking and the order of the autonomous body or the public sector undertaking clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the government with proper permission of the autonomous body or the public sector undertaking as the case may be। Second explanation, pension if any on account of service rendered in an autonomous body or a public sector undertaking shall be paid by the concerned autonomous body or the public sector undertaking itself and there shall be no liability on the part of the government towards pension for the service rendered by the government servant in the paid autonomous body or the public sector undertaking before joining service under the government।